हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला हम सप्लाई का मीनिंग एंड सप्लाई, दो टाइप के सप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया था। एंड यहाँ पर अब हम डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन से फैक्टर्स है जो है ना सप्लाई को पे इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई। वो सप्लाई को इफेक्ट करता है, सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड। देखो, हर एक बिजनेस में सप्लाई कौन करता है माल को, सप्लाई कौन करता है माल की, वो बिजनेसमैन करता है, जो प्रोडक्शन करता है वो करता है। तो उसका हमेशा इरादा क्या रहेगा भाई, जब है ना महंगा भाव हो मार्केट में तब मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा। सिंपल सी भाषा में उसका एम क्या होगा कि भाई जब मार्केट में रेट ज्यादा होगी मेरे प्रोडक्ट्स की तब मैं उसको मार्केट में सप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मोर क्वांटिटीज, तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा क्वांटिटीज, मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस। उनको हायर प्राइस पे सप्लाई किया जाता है। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइसेस। एंड जब है ना किसी कमोडिटी का भाव गिर जाता है मार्केट में तो जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, सप्लाई को रोक देता है। ही वेट्स कि फ्यूचर में उसके रेट हाइक हो तब वो माल को बाहर निकाले। तो लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट लोअर प्राइस पे लेस क्वांटिटीज का सप्लाई होता है। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है उसका खासा असर होता है सप्लाई पे। मोर द क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइसेस मीन्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, जब कमोडिटी के प्राइसेस हाई होते हैं, रेट हाई होती है, देन द सप्लाई इज मोर and the prices of the commodity is less, then the supply will be less, the quantity supplied will be less. So there is a direct relationship. तो इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलेंगे। भाई भाव बढ़ रहा है तो माल भी ज्यादा सप्लाई हो रहा है, भाव गिर रहा है तो माल भी सप्लाई कम हो रहा है। तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोला जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी का भी खासा असर होता है। टेक्नोलॉजी मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑन द सप्लाई। नाउ जो टेक्निकल जो इम्प्रूवमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट्स, अभी टेक्नोलॉजी, अभी तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का समय है, राइट। मार्केट इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव, हर पल है ना नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो टेक्नोलॉजिकल के वजह से टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स रिड्यूस, उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स है उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो है ना सामान के बनने के पीछे जो लागत थी, जो खर्चा हो रहा है उसको उसने कम कर दिया है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ने उसको कम कर दिया है। तो विच लीड टू, उसकी वजह से क्या हो रहा है, विच लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो है ना ज्यादा हो रहा है एंड सप्लाई भी फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको टेक्नोलॉजी के लिए एक टर्म याद रखना है, ध्यान रखना है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो उसका अल्टीमेटली उसका फायदा किसको मिलता है, सप्लायर को मिलता है। क्योंकि उसका जब उसके पीछे जो लागत है, उसके प्रोडक्शन के पीछे जो लागत है वो जब कम हो जाती है तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज, अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। फैक्टर प्राइसेस कौन से, तो हम लोगों ने फैक्टर प्राइसेस सीखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। तो ये सब जो है वो अगर इंक्रीज होते हैं तो है ना उसके पीछे जो लागत है, जो सामान को बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो लागत है वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट उसके वजह से फिर सप्लाई जो है, माल है वो कम डिक्रीजेस, वो कम हो जाता है, सप्लाई डिक्रीजेस हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब इंक्रीज होता है ड्यू टू द फैक्टर्स,
फैक्टर प्राइसेस, ड्यू टू द फैक्टर प्राइसेस। तो फिर उस समय पर मतलब है ना, अगर लैंड के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और अगर है ना लेबरर को वेजेस ज़्यादा देना पड़ेगा, तो फिर उस केस में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और फिर उसके वजह से फिर है ना जो सप्लाई है प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये इफेक्ट डालता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नाउ इफेक्ट डालता है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये सब है ना असर डालते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे, असर डालते हैं एज वेल एज सप्लाई पे भी असर डालते हैं, प्रोडक्ट्स के सप्लाई पे भी असर डालते हैं। अगर मान लो शॉर्टेज ऑफ दीज फैसिलिटीज, अगर ये फैसिलिटीज में शॉर्टेज है, भाई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो माल महंगा हो जाएगा, सप्लाई रुक गया है, सप्लाई नहीं आ रहा है। अगर दुकानदार के पास अगर सामान होगा भी तो वो नहीं देगा, वो नखरे करेगा, भाई मेरे पास स्टॉक में नहीं है, कल आ रहा, कल ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा है, माल नहीं आ रहा है, फिर हम जो होते हैं वो क्या करते हैं, महंगे रेट में हम खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जब शॉर्टेज ऑफ दीज फैसिलिटीज, जब ये शॉर्टेज हो जाता है इन फैसिलिटीज का, ट्रांसपोर्ट का शॉर्टेज, कम्युनिकेशन पावर का शॉर्टेज होता है, तो जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है तो हमारे लिए तो महंगा हो गया और सप्लायर के लिए वो मतलब वो सप्लायर के लिए वो एक तरीके से नुकसान हो गया, जो मिडल मैन है उसको फायदा हो गया। तो यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो जाता है व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में शॉर्टेज हो जाता है। तो और अगर ये फैसिलिटीज अच्छे से होती है, ट्रांसपोर्ट एकदम स्मूथली चल रहा है, कम्युनिकेशन पावर सब स्मूथली है, तो फिर है ना जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा मार्केट में होते रहता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल है, मतलब ये अगर है ना सप्लायर के हक में है, फायदे के लिए है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉजिटिव है अगर सप्लायर के लिए, तो वो मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है सप्लाई को, मतलब फिर सप्लाई ज़्यादा होता है। और अगर वो अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टैक्स को लेकर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंजेस है और वो है ना अनफेवरेबल है, मतलब वो है ना फायदे के लिए नहीं है, सप्लायर के बेनिफिट में नहीं है, सप्लायर के लिए पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है, तो उसके वजह से जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, उस सप्लाई को मोटिवेशन नहीं मिलता है, सप्लाई में जो है वो डिक्रीज आ जाता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक, तो गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज की हम यहाँ पे बात करें तो हम बात करें टैक्सेशन की, सब्सिडीज की, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करें, अगर इनमें कोई मतलब इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी सब्सिडीज को लेकर कि भाई अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी रोक दी तो वो हो सकता है कि भाई वो सप्लाई रुक जाए, क्योंकि माल फिर मार्केट शॉर्टेज हो जाती है माल की, में एनकरेज और डिस्करेज, तो ये जो पॉलिसीज है वो एनकरेज कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है प्रोडक्शन एंड सप्लाई को। तो ये डिपेंड करता है, जो सप्लाई है इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर ऑल्सो, गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स पे, टैक्सेशन मेजर, पॉलिसी मेजर, सब्सिडीज पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ जो सिक्स्थ वन है वो नेचुरल कंडीशंस को लेकर है। तो द सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लाई है वो डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशन। भाई क्या नेचुरल कंडीशन है, मानसून अच्छा है, अगर बारिश अच्छी है तो फसल अच्छी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है, अगर बाढ़ ना हो, बाढ़ होगी तो फसल भी खराब हो जाएगी। तो गुड मानसून जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से फिर जो गुड हार्वेस्ट, फसल अच्छी होगी, अ गुड हार्वेस्ट विल टेक प्लेस एंड सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो फिर उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वो ही अनफेवरेबल होगा, बाढ़ है हर जगह पे या सूखा पड़ गया है, ड्रॉट है, तो फिर उस कंडीशन में वो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो सप्लाई है इट विल लीड टू द डिक्रीज इन सप्लाई, तो उसकी वजह से फिर वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है, वो रुक जाता है। नाउ सेवेंथ जो है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। अगर फ्यूचर में प्राइस के इंक्रीज होने के आसार दिख रहे हैं या डिक्रीज होने के आसार दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से है ना जो सप्लायर होता है वो माल को रोक लेता है, स्टॉक को विथहोल्ड कर लेता है, अपने पास ही रोक लेता है। इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं इन नियर फ्यूचर में बढ़ने वाले, आने वाले समय में जल्दी ही प्राइसेस में उछाल आने वाला है, इंक्रीज होने वाले प्राइसेस अगर कमोडिटी के, तो जो प्रोड्यूसर है मे विथहोल्ड द स्टॉक, वो स्टॉक को है ना सप्लाई नहीं करेगा, वो रोक लेगा अपने पास कि भैया है ना मेरे को हफ्ता 10 दिन इंतजार करना है, महीना भर इंतजार करना है, फिर मेरे प्रोडक्ट के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं, तो वो अपने पास ही रोक लेगा, बोलेगा माल नहीं बन रहा है।
माल नहीं बन रहा है, वो अपने पास स्टॉक रुका लेगा, अटका के रख देगा कि नहीं है भाई माल नहीं है। सो दिस इसकी वजह से फिर क्या होगा, दिस विल रिड्यूस, तो ये है ना सप्लाई को रिड्यूस कर देगा, दिस विल रिड्यूस, दिस विल डिक्रीज द सप्लाई। और मान लीजिए उसको पता चल रहा है कि भाई फ्यूचर में है ना आने वाले समय में आउटडेटेड आपका स्टॉक होने वाला है, माल का भाव है ना वो गिरने वाला है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी मार्केट में सप्लाई कर देगा, वो अपने सप्लायर्स को है ना प्रोवाइड कर देगा प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी, क्योंकि वो अपने पास फिर है ना स्टॉक को अटका के नहीं रखेगा, क्योंकि बाद में आने वाले समय में फिर उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो जल्दी जल्दी मार्केट में वो माल को पहुंचा देगा। नाउ यहाँ पर अदर फैक्टर्स, हम अदर फैक्टर्स को लेकर बात करें तो और कौन कौन से फैक्टर्स है, इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट भाई कौन से नेचर का है, अगर कंज्यूमर मार्केट है क्या वो मोनोपोलिस्ट मार्केट है, वो इसके बारे में हम मार्केट के बारे में हम आगे भी स्टडी करने वाले, आगे इसमें फुल चैप्टर है जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स की बात हो रही है, उनके प्राइसेस की बात हो रही है, जो बात हो रही है कि भाई अगर उनके प्राइसेस में भाव में गिरावट आ रही है तो उस बंदा क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को छोड़ के उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का भी असर होता है, ये भी असर डालता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो भी असर डालते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर अवेलेबल है कि नहीं है भाई प्रोड्यूसर के पास, उसका भी असर होता है सप्लाई के ऊपर। तो इफ द फैक्ट, मतलब यहाँ पे कैसे, मान लीजिए ना जो लेबरर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए तो फिर माल कौन बनाएगा, ठीक है। तो इफ फैक्टर्स आर अनफेवरेबल, अगर फैक्टर्स आर फेवरेबल है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर, तो है ना सप्लाई कमोडिटी का हम डिटर्मिनेंट्स को फैक्टर्स भी बोलते हैं। अगर फैक्टर्स फेवरेबल है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, अगर है ना जो फैक्टर्स है वो अगर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है सप्लायर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो फिर है ना वो जो कमोडिटी का सप्लाई है वो लेस होगा। तो आई थिंक सो आपको ये जो फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, मतलब डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो एक बार दो बार रीड करो, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। रीडिंग इज मस्ट, आपको मैं अभी भी बोलूँगी कि टेक्सचुअल रीडिंग आपको करनी बहुत जरूरी है। जितना जितना रीड करोगे ऑटोमेटिकली आपको है ना आंसर्स लिखने आ जाएंगे। और ये जो की पॉइंट्स होते हैं ना, ये की पॉइंट्स इनको माइंड में रखो, इनको एकदम से माइंड में फिट कर लो अपने, और इन्हीं पे बेस फिर आपको है ना ये जो एलोबरेट करना होता है आंसर, वो एक्सपैंड करना होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।